डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा में महिला आरक्षण समेत 3 बिलों पर चर्चा। पीएम बोले, परिसीमन में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं, ये मेरी गारंटी। विपक्ष को क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार। कांग्रेस का आरोप, महिला आरक्षण रोकने के लिए परिसीमन बिल। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की रणनीति से इनकी मंशा पर उठ रहे हैं सवाल। बंगाल में सीएम योगी की हुंकार। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने रैली कर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा, इस चुनाव में बंगाल से तृणमूल का सूपड़ा साफ कर देंगी जनता। वहीं सीएम योगी ने किया दावा, भाजपा सरकार आएगी तो उपद्रवियों की खैर नहीं। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे, माफिया मौलाना। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठन का लिया निर्णय। महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट देने का फैसला। पूर्व सैनिकों के हित में सरकार ने लिए कई अहम निर्णय। अमेरिका ईरान में फिर से शांति वार्ता की बनी संभावना। व्हाइट हाउस की तरफ से आया इशारा। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी पर ईरान की यूएस को धमकी। कहा, पहली मिसाइल से ही अमेरिकी जहाजों को डुबो देंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महिला आरक्षण बिल पर संसद में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरे से बुरा किया है। कभी माफी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसलिए जिनको भी इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। इसी में फायदा है, जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी नीयत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वे उसके मान सम्मान को कैसे रखेंगे। मोदी ने आगे कहा, हमारे यहाँ परंपरा है किसी की नजर न लगे इसके लिए काला टीका लगाते हैं। दरअसल पीएम ने डीएमके का नाम लिए बिना जिक्र किया। डीएमके सांसद आज परिसीमन बिल का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमने कानून मंत्री की बात सुनी। उनकी बातों से लग रहा था कि पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। ऐसा उन्होंने ढांचा बनाने की कोशिश की। आज से ही 3 साल पहले गृह मंत्री ने ऐसी ही बातें की थी। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो, जो षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो। और अगर षड्यंत्र रहेगा
तो जैसे अयोध्या हारे आप, एक बार फिर उत्तर प्रदेश आप हार जाएंगे। कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार से डिलिमिटेशन को किस प्रकार से एक निजी और काफी निम्न स्तर की राजनीतिक अस्त्र इसको बनाया गया है। मैं 2 प्रदेशों का उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे आज डिलिमिटेशन का व्यवहार किया जा रहा है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा असम, दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन। अगली खबर, लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में पेश किए गए विधेयक पर झारखंड में सियासी हलचल शुरू हो गई है। इसी बीच कल रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र पर तंज कसते हुए अपनी बात रखी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को आरक्षण देना एक नीतिगत फैसला है, मगर इसे भविष्य में लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने की चर्चा से जोड़ना अलग विषय है। इसके अलावा राज्य के सरकारी खजाने से अवैध निकासी के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कड़ा रुख सामने आया है, जिसे लेकर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि इस मामले के संज्ञान में आते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है और गलत तरीके से निकासी करने वाले बिंदुओं को चिन्हित कर लिया गया है। रिजल्ट पता चलेगा ना, या फिर वहाँ जो दिल्ली में जो कौन एजेंसी है जो भविष्यवाणी करते हैं वो लोग बता पाएंगे। हम समय बंगाल में चुनाव जब जाएंगे वो आपको दिखेगा। अब ऐसा कुछ होगा। देखिए, हम लोग का बिल्कुल एक सूत्र कार्यक्रम है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे हमारा हो, कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से दूर रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में नारी शक्ति महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठन की महिलाएं हजारों की संख्या में शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है। संसद में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। देश में प्राचीन काल से नारी का सम्मान होते आया है। भगवान से पहले भगवती का नाम आता है। आधुनिक भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम योजना सहित कई योजनाओं का संचालन महिलाओं के लिए केंद्र सरकार संचालित कर रही है। देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में आई मातृशक्ति का पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। हमारे देश के पार्लियामेंट में और प्रदेशों के विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16, 17 और 18 अप्रैल का विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है। और इस विधेयक के समर्थन में पूरे देश की हमारी माताएं बहनें अपना समर्थन कर रही हैं। विभिन्न तरह का कार्यक्रम हो रहा है और उसी निमित्त आज यहाँ पर हॉल मीटिंग का आयोजन था, जिसमें हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, महापौर मीनल चौबे जी और सभी क्षेत्रों में जो हमारी माताएं बहनें उत्कृष्ट काम करती हैं संस्थाओं से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे। बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के साथ भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से कहा कि जब यहाँ मेरा कार्यक्रम लगा तो तृणमूल के गुंडे लोगों को परेशान करने लग गए, सभा न होने पाए, इसके लिए भाजपा का झंडा उखाड़ने का भी प्रयास किया। अरिजीत का मतलब जो शत्रु को जीत सके, आप लोग उन्हें जिताइए और डबल इंजन सरकार लाइए, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल स्पीड से सारी समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा ही सुरक्षा, समृद्धि, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 15 वर्षों से बंगाल को संकट में ला दिया और इसे टेरर, माफिया राज, कटमनी व करप्शन का अड्डा बना दिया,
ये टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने आमजन, नौजवानों, बेटी बहनों के सामने भय का माहौल पैदा किया है। टीएमसी के कारण सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया पैदा हुए। केंद्र से जो पैसा आता है उसे टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। सीएम ने स्थानीय नागरिकों को विश्वास दिलाया कि बंगाल में दंगों, भय, अराजकता, माफिया राज को भाजपा समाप्त करेगी। सीएम ने कहा कि 9 साल पहले इससे भी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। वहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। व्यापारी, बहन बेटी असुरक्षित थी। गुंडागर्दी, अपराध चरम पर था। माफिया हावी थे। जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में डकैती पड़ती थी, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इसका उपचार कर दिया। यूपी में बहुत परिवर्तन हो गया। वहां कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। यूपी में पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं। वहां अराजकता, गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन बंगाल में गौ तस्करी, गौहत्या त्योहारों के पहले उपद्रव होते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब माफिया की हड्डी पसली ठीक करता है। माफिया की संपत्ति लेकर गरीबों के आवास बनते हैं। यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, वहां सब चंगा है। राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ा। टीएमसी की पार्टनर समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। जैसे ममता दीदी को राम नाम, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, यूपी में भी ऐसे ही चिढ़ होती थी। यूपी में डबल इंजन सरकार आई तो अयोध्या में भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर बन गया। इसे कांग्रेस, सपा व टीएमसी रोक नहीं पाई, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। सीएम योगी ने आगे कहा कि भाजपा गारंटी देती है कि बंगाल में दंगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा। गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झामुमो की स्थिति पर पार्टी अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में एक बड़ा बयान जारी किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की एजेंसियों पर टिप्पणी करते हुए तंज भरे लहजे में जवाब दिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस से अलग टीएमसी को अपना समर्थन देने पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन दोनों बंगाल में टीएमसी के लिए जाएंगे या कांग्रेस में भी हुआ? देखिए, हम लोग का बिल्कुल एक सूत्र कार्यक्रम है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे हमारा हो, कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से दूर रखना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महादंडी भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। इन निर्णयों का सीधा असर कानून व्यवस्था, महिलाओं, सैनिकों, उद्योग और आम नागरिकों पर पड़ेगा। बैठक में प्रदेश में यूसीसी कानून को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सदस्यों का निर्णय सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। कैबिनेट ने कई और निर्णय लिए, जिनमें जमीन रजिस्ट्री में महिलाओं को 50% की छूट और पूर्व सैनिकों के लिए भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई और अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट ने 53 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी हुई है। अब 252% की जगह 257% डीए मिलेगा।
5वें वेतनमान वालों को डीए भी बढ़ा। अनधिकृत भवनों को नियमित किया जाएगा। 10 मीटर ऊंचाई तक के G+2 आवास अधिकतम 300 वर्ग मीटर रेगुलर होंगे। आवासीय के लिए 10,000 और गैर आवासीय के लिए 20,000 रुपए न्यूनतम फीस तय की गई है। स्कूल कॉलेज में विज्ञान तकनीक क्विज होगा। 8वीं से पॉलिटेक्निक तक के छात्र रोबोटिक्स और एआई पर सवालों के जवाब देंगे। सर ज्ञानचंद्र घोष के नाम पर गणित दिवस और रोबोटिक्स फेस्टिवल होगा। SC/ST एक्ट के लिए रांची, धनबाद, पलामू में अलग कोर्ट बनेंगे। धनबाद, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा के सदर अस्पताल PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। गिरिडीह के सर JC बोस विश्वविद्यालय में नए पद सृजित होंगे। सैरकोल पाकुड़ बाईपास के लिए 45 करोड़ 47 लाख और बढ़रवा जलापूर्ति योजना को 87 करोड़ 21 लाख रुपए मिलेंगे। जमशेदपुर में 153 करोड़ 37 लाख से अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनेगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना और सुशासन का बेहतरीन मॉडल खड़ा हुआ। सीएम योगी गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटेनेंस वर्कशॉप बनाई गई है। इसके निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सुशासन की पहली शर्त होती है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, पर हम उसका एक ही पक्ष देख पाते हैं। पुलिस का सामान्य सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर व डिप्टी SP, यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वो भी एक कॉमन मैन ही होगा। पहले ही सरकारों में भर्ती, ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम ये होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं आना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में वर्ष 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे। बीते 9 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय में 3,000 से अधिक नहीं थी, जबकि वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60,000 पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणाम स्वरूप पुलिस को 200 गुना अधिक सुविधाओं से संपन्न किया गया है। सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसका एक ही पक्ष हम देख पाते थे। ये मान्यता होती थी कि सुरक्षा के लिए केवल पुलिस की भर्ती कर लो। अब पुलिस का एक सामान्य आरक्षी हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या डिप्टी SP हो, अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी तो एक कॉमन मैन है। हम और आपके ही बीच में से तो वह निकला है। तो सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया के बाद उसकी ट्रेनिंग हो। कानपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी और हाईटेक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। थाना सचेंडी क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई का नेतृत्व ADCP क्राइम सुमित S रामटेके और IPS सुमेध M जाधव ने किया। इस ऑपरेशन की खास बात ये रही कि पहली बार ड्रोन कैमरों की मदद से इलाके की निगरानी की गई। संकरी गलियों और छतों पर हो रही संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर पुलिस ने सटीक लोकेशन चिन्हित की और एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 किलो से अधिक अवैध गांजा और करीब 92,000 रुपए नकद बरामद
किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि इस इलाके में रोजाना 4 से 5 लाख रुपए तक का गांजा कारोबार चल रहा था। इस रेड में क्राइम ब्रांच, सचेंडी और पनकी थाना पुलिस समेत 70 से ज्यादा जवान शामिल रहे, जिन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तस्करों को भागने का मौका नहीं दिया। एडीसीपी क्राइम सुमित रामटेके ने बताया कि ये कार्रवाई लंबे समय से मिल रही सूचनाओं के आधार पर की गई। पुलिस अब गिरोह के सरगना और सप्लाई चेन के अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी है। ऑपरेशन वाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है। जितनी भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों ने कानपुर में देखी है, तो उसमें ही आगे की कार्रवाई में हमने हॉटस्पॉट सचेंडी को भी चिन्हित किया था। तो इसके लिए हम पिछले 7-8 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि गांजा कहाँ बिकता है, किस टाइम पे बिकता है। और ये सचेंडी थाने से 100 से 150 मीटर के करीब एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर जो गुमटियाँ हैं, वो गुमटियों में महिलाएं गांजा बेचा करती हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक भीषण सड़क हादसे में कर्नाटक के 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा बोलेरो और लॉरी की टक्कर की वजह से हुआ। हादसे में 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंत्रालयम मंडल के चिलकदोना के पास एक बोलेरो गाड़ी और लॉरी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल बताए गए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर हड़कंप मच गया और कई यात्री गाड़ी के भीतर ही फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। 3 अन्य लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। इस घटना में करीब 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एमीगूनर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी मृतक लोग कर्नाटक के रहने वाले थे। ये सभी श्रद्धालु मंत्रालय मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मामले में पुलिस की टीमों ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद उन्होंने घायलों को बाहर निकाला और सड़क से मलबे को साफ कराया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। हादसे की असली वजह पता लगने के लिए जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर भी जानकारियां सामने आएंगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर एक बार फिर से शांति वार्ता की संभावना है। तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए हैं। अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान बातचीत में लगा है। आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे और विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की है। पाकिस्तानी सेना ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मुनीर के नेतृत्व वाला यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का संदेश लेकर ईरान गया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान और मध्यस्थ देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और ड्राफ्ट प्रस्तावों का आदान प्रदान जारी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ट्रंप की नौसैनिक नाकेबंदी और आर्थिक दबाव के कारण ईरान पर समझौते का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि नाकेबंदी के बाद पिछले 48 घंटों में कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंचा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस दौरान 9 जहाज़ों को लौटा दिया गया। अमेरिका ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रखी है। ये कदम पाकिस्तान में हुई करीब 21 घंटे की अमेरिका ईरान वार्ता के नाकाम रहने के बाद उठाया गया। In the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।